नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इस बुलेटिन में आज बात होगी स्वास्थ्य मुसीबत पर केंद्र को लगी फटकार की, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के भविष्य की, जानेंगे कि बिहार में क्यों साथ आए नीतीश और तेजस्वी और बंगाल में क्यों होगा बीजेपी को नुकसान, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी स्वास्थ्य मुसीबत से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री मोदी और पीएम केयर फंड को लेकर दिया बयान। कहा, प्राइवेट है पीएम केयर फंड, महामारी को बताया सार्वजनिक दुख। लॉकडाउन लगाने को लेकर निर्मला सीतारमण ने दी सफाई। सरकार का व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं, पिछले साल की तरह इस साल पूरा देश नहीं किया जाएगा लॉक। केंद्र ने मानी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में रेमडेसिविर की हुई कमी, बीच के दिनों में महामारी के मामलों में कमी होने का दिया हवाला। केंद्र की मोदी सरकार फिर 2 कंपनियों में बेचेगी अपनी हिस्सेदारी। एनएफएल में 20% और आरसीएफ में 10% हिस्सेदारी सरकार की। एनएफएल में 74.71% और आरसीएफ में 75% है हिस्सेदारी। कांग्रेस ने लॉन्च किया अपना INC-TV डिजिटल चैनल पर 24 अप्रैल यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से शुरू हो गए कार्यक्रमों का प्रसारण। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है स्वास्थ्य मुसीबत से। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को महामारी में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत को लेकर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि महामारी के नियमों का उल्लंघन कर उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले में उमड़ रही भारी भीड़ पर आपका कानून लागू नहीं होता है क्या। इसी के साथ ही कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को भी कहा है। भारत में पिछले साल महामारी के मामले तेजी से बढ़ने के पीछे तबलीगी जमात के मरकज को जिम्मेदार ठहराया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में जमात से जुड़े लोगों के संक्रमित मिलने की वजह से समुदाय विशेष को महामारी फैलाने का आरोपी ठहराया गया। बाद में इस मामले में खूब फजीयत हुई, लेकिन इस साल भी रमजान के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में श्रद्धालुओं को जाने की इजाज़त देने के एक दिन के बाद केंद्र ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिबंधों में ढील देकर लोगों को मरकज के अंदर नमाज की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि पुलिस की ओर से तय की गई 200 लोगों की लिस्ट में से एक बार में केवल 20 लोगों को ही मरकज के भीतर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंध नियमों के तहत सभी धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले में दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन में मस्जिद बंगले वाली भी शामिल है, जो पिछले साल मार्च से बंद है। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी के नियमों का उल्लंघन कर उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले में उमड़ रही भारी भीड़ को लेकर भी केंद्र से पूछा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, क्या आपकी अधिसूचनाओं में आपने धार्मिक स्थलों के लिए भी एक बार में 20 लोगों के जमा होने पर रोक लगाई है? एक हलफनामा दायर कर सभी धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और खेल समारोह पर प्रतिबंध लगाने पर अपना नया रुख स्पष्ट करें। आपको बता दें कि इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर रोक को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जब किसी अन्य धार्मिक पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर रोक नहीं है, तो मस्जिदों को भी श्रद्धालुओं की निश्चित संख्या बताने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि 200 लोगों की सूची स्वीकार्य नहीं और ऐसा नहीं हो सकता। देश में लगातार महामारी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन अभिभावकों की मांग पर तो केंद्र ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार और सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का ऐलान किया। इससे 30 लाख छात्रों को काफी राहत मिलेगी। इस फैसले का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी स्वागत किया। स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते आंकड़ों के चलते लगातार चिंता बढ़ रही है। हर राज्य में महामारी का प्रसार होता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था के कारण संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं समुचित इलाज न होने के कारण मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। यही कारण है कि कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू तक लगाया। जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं को बंद किया जा रहा है। यही वजह थी कि 4 मई से शुरू होने वाली सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को टालने की मांग जोर शोर से उठ रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीएसई से कई बार ट्वीट करके परीक्षा टालने की मांग उठाई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा टालने का अनुरोध करते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो परीक्षा केंद्र महामारी के हॉटस्पॉट बन जाएंगे। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी परीक्षा टालने की मांग का समर्थन किया था। यही नहीं, छात्रों और अभिभावकों ने ट्वीट कर परीक्षा टालने के लिए अभियान भी चलाया था। आखिरकार आज ये दबाव काम आया और सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया।
सीबीएसई 10वीं के पेपर जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। देश के कई राज्यों ने अपने प्रादेशिक बोर्ड की परीक्षाओं को पहले ही टाल दिया था और सबकी नजर सीबीएसई के फैसले पर टिकी थी। अब केंद्र के सीबीएसई परीक्षा पर फैसला लेने के बाद सीएम केजरीवाल भी मोदी सरकार का साथ देते नजर आ रहे हैं। वैसे ही नजारा बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी स्वास्थ्य मुसीबत में नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। आरजेडी और जेडीयू दोनों दलों के साथ आने पर सूबे की राजनीति में सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार में माजरा क्या है। देश में महामारी की दूसरी लहर ने ऐसा रूप धारण किया है कि सब हैरान है। केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें भी महामारी के बढ़ते आंकड़ों को लेकर परेशान हैं, जिसे लेकर सभी राज्यों में कमोबेश लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती दिख रही है। तो अब इसका असर राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार की सियासत पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी नीतीश सरकार के साथ खड़ी है। बता दें कि महामारी को लेकर 17 अप्रैल को राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। आसार बता रहे हैं कि उस बैठक में सरकार की आलोचना कम होगी और महामारी से निपटने के उपाय अधिक बताए जाएंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, महामारी की दूसरी लहर राज्य में विशाल रूप अख्तियार कर चुकी है। जरूरत इस बात की है कि सरकार अधिक गंभीर होकर तैयारी करे, संक्रमित लोगों की पहचान जल्द से जल्द हो। अभी जांच की रफ्तार धीमी है। आज किसी की जांच होती है तो 2 से 3 दिन बाद पता चलता है कि व्यक्ति संक्रमित है। बीच की अवधि में संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के संक्रमण का वाहक बन जाता है। दूसरा ये कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़े। सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा शहर के मोहल्लों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जाए। आपको बता दें कि आरजेडी लगातार महामारी की वैक्सीन को नकली बताकर केंद्र और राज्य सरकार की खिल्ली उड़ाती रही है। तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि वैक्सीन नकली है, इसलिए पीएम मोदी टीका नहीं लगवा रहे हैं। आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता कहते पाए गए कि सीएम नीतीश कुमार टीका लगवाएंगे तभी हम भी टीके के बारे में सोचेंगे। खैर, ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू का एक साथ आना बिहार में नई तरह की राजनीति को जन्म दे रहा है। अब बिहार में तो धुर विरोधी पार्टियां एक साथ आ गईं। वैसा ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि देश इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आम जनता के साथ साथ राजनेता भी महामारी की चपेट में आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो गए हैं। योगी के बीमारी की चपेट में आने से बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है। दरअसल बंगाल चुनाव में सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े स्टार प्रचारक थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ महामारी से संक्रमित हो गए। सीएम ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा अब वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी को बंगाल में सीएम योगी की चुनावी रैली की बड़ी जरूरत थी। ऐसे में सीएम योगी का ट्वीट करना बीजेपी को भारी पड़ गया है। सीएम ने ट्वीट करके कहा, मैं सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूँ। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियाँ सामान्य रूप से संचालित हो रही है। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए वो अपनी जांच अवश्य कराएं और एहतियात बरतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले उनके स्टाफ के कई सदस्य भी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी केवल 4 चरण में 135 सीटों पर मतदान हुआ है, जबकि अभी 4 चरणों के लिए वोट डाले जाने हैं। इसमें 159 विधानसभा सीटें हैं। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग है। बंगाल में बीजेपी के लिए अभी सीएम योगी को दर्जन भर से ज्यादा जनसभा और रोड शो करना था। ऐसे में उनका महामारी से संक्रमित होना बीजेपी को बड़ा धक्का है। अब इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 45% है, उन सीटों पर सीएम योगी बीजेपी के लिए सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक थे। ऐसे में माना जा रहा है कि उन सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बंगाल में अभी ऐसी 40 से ज्यादा सीटें हैं जिसमें मुस्लिम या तो 30% हैं या 30% से अधिक। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीएम योगी की कमी की बीजेपी कैसे भरपाई करती है। अब सीएम योगी की गैर मौजूदगी का बीजेपी को क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बंगाल में जोरदार हुंकार भरी, साथ ही बीजेपी की खामियां गिनाई। बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब तक 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसपे 135 सीटों पर वोटिंग हुई है, जबकि अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। इसमें अब बाकी बची 159 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस सब के बीच सभी पार्टियों ने फिर पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल टीएमसी है, जिसके प्रचार का सारा भार ममता बनर्जी के कंधों पर है, तो वहीं बंगाल की सत्ता में अपना भविष्य तलाश रही बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी बंगाल के चुनावी दंगल में उतार दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी दिग्गज नेता लगातार चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं।
जबकि कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से गायब हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने भी बंगाल में कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आज पहली बार बंगाल के चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने उत्तर दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं। भाजपा का इरादा पश्चिम बंगाल को बर्बाद और विभाजित कर देने का है। भगवा दल असम और तमिलनाडु में भी यही कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोनार बंगला बनाने की बात करती है, लेकिन उसने पूरे देश को बर्बाद किया। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरियां पाने के लिए कटमनी देनी पड़ती है। सिलीगुड़ी जिले के माटीगाडा और नक्सलबाड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी आबादी मुस्लिम वोटर की है। गोलपोखर से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अनीस अहमद मैदान में है। इस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 2006 में जीत दर्ज की थी। तब दिवंगत कांग्रेस नेता प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा मुंशी चुनाव लड़ी थी। पिछले एक दशक से यहां टीएमसी के विधायक मोहम्मद गुलाम रब्बानी का कब्जा है। वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दोबारा ये सीट कब्जा करने की जुगत में है। राहुल के सामने कड़ी चुनौती होगी कि वो राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत करें। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस चुनावों में कितना सफल होती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रचार ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है, लेकिन वो शांत रहने वाली कहां है। जब तक चुनाव चलेगा तब तक सूबे में सियासत पे घमासान चलती रहेगी। वैसे देश की सियासत से इतर अगर विदेशों के साथ रिश्तों पर नजर डालें तो इस वक्त भारत और अमेरिका में तनातनी चल रही है। अमेरिका के 7वें बेड़े जहाज के भारत की इजाजत के बिना विशिष्ट आर्थिक जोन में प्रवेश करने को लेकर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। पिछले दिनों अमेरिका के 7वें बेड़े का जहाज भारत की इजाजत के बिना विशिष्ट आर्थिक जोन में प्रवेश कर गया था। इसके बाद भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर अमेरिका ने बेहद रूखा उत्तर दिया था। अमेरिका का कहना है कि उसके 7वें बेड़े की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी नेवी हर दिन हिंद महासागर क्षेत्र में काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अमेरिकी नेवी को जहां जाने की अनुमति होगी वहां अमेरिका उड़ान भरेगा और जहाज लेकर जाएगा। इस बयान के बाद अमेरिका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पक्ष में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता भी आगे आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी नेवी ने कहा है कि 7वें बेड़े की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। भारत का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत असंगत है। हमने इस तरह का अभ्यास पहले भी किया है और भविष्य में करते रहेंगे। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन ना तो एक देश के बारे में है और ना एक ही राजनीतिक बयान देने के बारे में। दरअसल शनिवार को अमेरिका के 7वें बेड़े में शामिल नेवी जहाज जॉन पॉल जॉन्स ने भारत के लक्षद्वीपीय समूह के नजदीक 130 समुद्री मील पश्चिम में भारत के विशिष्ट आर्थिक जोन में अपने एक अभियान को अंजाम दिया। खास बात यह है कि ऐसा करते समय अमेरिकी नेवी ने भारत से इसकी इजाज़त नहीं ली। इस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई। भारत का कहना है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं कर सकता। अमेरिका को ऐसा करते समय भारत से इजाज़त लेनी चाहिए थी। सेनेट के विदेशी संबंधों की समिति के ताकतवर सदस्य और रिपब्लिकन सेनेट टोड यंग ने कहा, अमेरिका के ऐसे काम का असर क्वाड पर भी पड़ेगा, जो चीन से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थिंक टैंक ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के लिए बहुत ही विश्वस्त सहयोगी है। चीन से मुकाबला करने में भारत ही सक्षम है। ऐसी स्थिति में अच्छे मित्र की तरह ही उसके साथ व्यवहार करना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात स्वास्थ्य मुसीबत से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर की। महामारी की वजह से देश अब तक नहीं उभर पाया था कि दूसरी लहर ने एक बार फिर लोगों को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ लोग बेहाल हैं। मोदी सरकार भी इस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। और अब तो देश के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन ने भारत की जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के लोग ही महामारी से जूझ रहे हैं। इस स्वास्थ्य मुसीबत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जहाँ पहले कहा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि देश का बुरा हाल होगा। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भी भारत की गिरती जीडीपी का अनुमान लगाया। गोल्डमैन सैक्स ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 10.9% से घटाकर 10.5% कर दिया। कंपनी ने शेयर बाजारों और आमदनी के अपने अनुमान में भी कमी की है। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी अनुमान लगाया है कि निफ्टी दिसंबर तक 16,300 पहुंचेगा। पहले एजेंसी ने इसके 16,500 तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों ने नोट में कहा है कि महामारी के मामले रिकॉर्ड पर पहुंचने और कई प्रमुख राज्यों में सख्त पूर्णबंदी लगाए जाने से वृद्धि को लेकर चिंता पैदा हुई है। इतना ही नहीं, नोट में कहा गया है कि भरोसे का संकट शेयर बाजार में भी दिख रहा है। निफ्टी में सोमवार को 3.5% का नुकसान हुआ। गोल्डमैन सैक्स ने दूसरी यानी जून तिमाही के वृद्धि के अनुमान को भी कम किया है। हालांकि उसने इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होने वाला है, जिससे आम जनता को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।